हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। हीरा मंडी का नाम सुन के आपको पाकिस्तान के शहर लाहौर जरूर याद आता हो। इसके लिए हर इंसान के अलग अलग ओपिनियंस हैं, मगर हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सीरीज रिलीज की गई है हीरा मंडी के ऊपर, जिसको डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने। और इसमें सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, रिचा चड्ढा, संजीदा शेख जैसे बड़े बड़े चेहरों ने काम किया है। इस सीरीज को अच्छी तरह से समझने के बाद आपके सोचने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा हीरा मंडी को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिनेमा कैप्सूल। सीरीज की शुरुआत में हमें 1920 का दौर दिखाया जाता है, जब अंग्रेजों का पूरे हिंदुस्तान पर राज था। लाहौर के नवाब अक्सर ही अपनी एंजॉयमेंट के लिए तवायफों के पास जाया करते। और अब वहीं पे हमें रेहाना नाम की एक तवायफ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन का बच्चा होता है। आज रेहाना उस बच्चे को किसी कुतुबुद्दीन नाम के नवाब को बेचने के लिए जाती है, जिसके बदले में रेहाना को काफी अच्छी रकम मिलती है। जब ये बात मलिका को पता चलती है तो वो रेहाना पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे उसका बच्चा चाहिए था। लेकिन रेहाना को उसके चिल्लाने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना यह था कि हीरा मंडी में जन्म लेने वाला कोई भी मर्द आगे चल के जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए उसको किसी न किसी नवाब को ही बेच दिया जाता है, और वो राजी खुशी उसे ले भी जाते हैं। अगर वो यहीं पर पैदा होकर यहीं पे रहेगा तो उसे सिर्फ एक जिल्लत भरी जिंदगी ही मिलेगी। मगर मलाइका का दिल एक माँ का दिल था, तो वो अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान होती है। और उसी परेशानी में वो कहती है कि आपने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया है, मैं भी आपसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सब कुछ होता है और हमें इसके बाद सीरीज सीधा 25 साल बाद देखने को मिलती है, जहाँ पे मलिका को एक अलग ही रूप में दिखाया गया है, जहाँ पे वो सारी तवायफों पे राज करती है और उससे लोग डरते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी बेटियों पर भी थोड़ा सा भी रहम नहीं खाती। वो पूरी तरह से एक इगोइस्टिक औरत की तरह इस पूरी सीरीज में दिखाई गई है। इसके बाद हम मलिका की बड़ी बेटी बेबो जान को नवाब के सामने मुजरा करता हुआ देख रहे थे। दरअसल वो नवाब बेबो जान का साहब होता है, जिसका नाम होता है नवाब वली। और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि इन दोनों का आपस में बहुत ही लंबा चौड़ा लोचा चल रहा है। और दूसरी तरफ हमें एक और जोड़ी देखने को मिलती है, जिसे आप जोड़ी कहें या एक नाजायज ताल्लुकात। इस सीन में हम मलिका और जुल्फी को ऐसी हालत में देखते हैं जिसको देखना एक शरीफ इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद जब मलिका अपने महल में वापस आती है तो उसकी छोटी बहन वाहिदा आज की जितनी रकम उन्होंने कमाई थी वो सब लेकर आती है। मगर मलिका को उस पर शक था कि वो अक्सर उसी रकम में से कुछ ना कुछ चुरा लेती है। इसलिए मलिका उसकी पूरी तलाशी करवाती है, मगर उससे वहाँ पर कुछ नहीं निकलता। हमें ऐसा लगता है कि मलिका उससे नाजायजी कर रही है, लेकिन वाहिदा कम नहीं होती। वो दरअसल सच्ची में एक चोर होती है, जो हर दफा अपना हिस्सा उस कमाई से निकाल लेती है चोरी छुपी। इसके बाद हम अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जो कि मलिका की छोटी बेटी आलम है, जो शायरियां लिखना पसंद करती है और वो सारा दिन रात बस अपनी किताबों में ही रहती है। उसे हीरा मंडी का हिस्सा होने पे कोई भी दिली खुशी नहीं होती, और वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो एक मशहूर शायरा बनेगी, लेकिन एक तवायफ कभी भी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे हम आलम की बेस्टी सैमा को देखते हैं, जो कि उनके महल में काम वाली है, मगर आलम उसको अपनी बहनों से ज्यादा चाहती है। फिर इसके बाद आलम के पास सैमा एक मोतियों का हार लाती है, जो कि मलिका ने भेजा था आलम के लिए, मगर गलती से वो मोतियों का हार उनके हाथ से टूट जाता है, जिसमें ज्यादा गलती सैमा की होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग वो मोती उठा के इकट्ठा करते हैं और मलिका के पास ले जाते हैं। मलिका को पता चल जाता है कि ये गलती आलम की नहीं बल्कि सैमा की है, तो इसी वजह से वो कहती है कि ये जो भी मोती तुम लोगों ने लाए हैं ये पूरे नहीं है, बल्कि इनमें से एक मोती गायब है, जो अगर नहीं मिला तो मैं सैमा को बेच दूंगी। और आलम के ऊपर ये ड्यूटी डाल देती है कि तुम्हें कैसे भी करके वो मोती पानी से निकाल के लाना है, जो कि बहुत ही मुश्किल बात होती है। बहरहाल आलम जैसे तैसे करके वो मोती वहां से निकाल के ले आती है और मलिका को दे देती है, क्योंकि आलम अपनी दोस्त को बेचवाना नहीं चाहती। मगर मलिका इस बात से आलम को एक नसीहत देती है कि बेटा देखो, अगर तुम एक छोटी चीज को लेकर बहुत ही लापरवाह हो जाओगी तो आगे चल के तुम बहुत सारी गलतियां करोगी, तो इस वजह से ये सबक देना तुम्हें जरूरी था। फिर इसके बाद मलिका आलम से कहती है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारी न तो
उतरवाई का टाइम आ गया है जिससे तुम नामी तवाइफ बन सकती हो। पर आलम को ये पसंद नहीं है, उसे शायरा बनना है ना कि तवाइफ। दूसरी तरफ लज्जो को नवाब जोरावर से प्यार हो गया होता है और वो उससे ही शादी भी करना चाहती है ताकि वो उस नरक की दुनिया से निकलकर एक प्रॉपर लाइफ स्टार्ट कर सके। फिर इसके बाद हम एक नवाब ताजदार को देखते हैं जो कि हाल ही में इंग्लैंड से पढ़कर लौटा होता है। उसकी दादी उससे कहती है कि तुम पूरे अंग्रेज बन चुके हो तो तुम्हें नजाकत सीखने के लिए हीरा मंडी जाना चाहिए। पर ताज हीरा मंडी जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे यह सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता। इसके बाद ताज जाके अपने पापा और उसके कुछ दोस्तों से मिलता है और वहाँ पे एक बहुत ही ऑकवर्ड बात कर देता है जो कि उस पार्टी में शामिल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये अंग्रेज साले इंडिया पर हुकूमत कर रहे हैं, हमें कैसे भी करके इनको यहाँ से निकालना होगा। वहाँ पर जो भी लोग थे वो सारे अंग्रेजों के हिमायती थे। ताज का बाप इस बात को हैंडल कर लेता है। इसके बाद सीरीज में मलिका की महल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम होता है कोर्टराइट। कोर्टराइट आकर मलिका को कहता है कि आपकी कुछ तवाइफें मुझे चाहिए जो हमारे जश्न में आके मुजरा करेंगी, मगर मलिका उससे मना कर देती है और अपना ईगो दिखाती है कि भाई हमारी तवाइफें तो आकर तुम्हारे सामने मुजरा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे असूल हैं, हम अंग्रेजों के सामने नहीं रुकते। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि मलिका एक बहुत ही इगोइस्टिक औरत है, उसे अपनी अना बहुत ही अजीज है और वो दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। लेकिन यही ईगो उसको सीरीज के आखिर में ले डूबेगा जो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। ये बात उस पुलिस वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इस चीज को अपनी अन्ना का मसला बना लेता है और कहता है कि मैं इस मलिका को सबक सिखा कर रहूंगा। और इसी सबक सिखाने के चक्कर में वो एक उस्ताद जी नाम के आदमी को बुलवाता है जो कि एक किस्म का टपाली होता है। उस्ताद जी का काम ही यही है, वो मलिका की बात कोर्टराइट तक, कोर्टराइट की बात किसी और तक और किसी और की बात किसी और तक पहुंचाता है और वो इसी चीज से ही कमाता है। तो उस्ताद जी का यही काम है जो आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। बहरहाल कोर्टराइट उसे कहता है कि मुझे मलिका की कमजोरियां चाहिए जिस वजह से मैं उसको गिरा सकूं। उस्ताद जी कहता है ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए कर लूंगा। अब यहाँ पे हम मलिका को बन सवर के एक पार्टी में जाता हुआ देखते हैं और वो अपनी छोटी बेटी आलम को भी कहती है अपने साथ चलने के लिए। दरअसल वो पार्टी कहीं और पे नहीं बल्कि ताजदार के घर पे होती है जहाँ पर मलिका को भी इनवाइट किया जाता है। वहाँ पर एक बहुत मशहूर जमाना शायर भी आना होता है, मगर ये बात आलम को पता नहीं होती। इस वजह से वो अपनी माँ से वहाँ जाने के लिए मना कर देती है। मगर मलिका जब उसे बताती है कि वहाँ पर एक मशहूर जमाना शायर भी आने वाला है जिसकी आलम फैन है, तो आलम कहती है ठीक है मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन मलिका उसे मना कर देती है, बोलती है कोई जरूरत नहीं, तुम आराम कर लो क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने खुद ही बोला है। मगर आलम ये बात नहीं सुनती, वो जाकर चोरी छुपी उसकी बग्गी के पीछे बैठ जाती है। अभी इसके बाद सीरीज दोबारा से 25 साल पीछे चली जाती है जहाँ पर रेहाना के पैर मलिका दबा रही होती है और वहीं पे रेहाना को पता चलता है कि उसके साहब यानी कि नवाब जुल्फकार का चक्कर मलिका के साथ चल रहा है और ये बात रेहाना को पसंद नहीं आती। इसी वजह से वो मलिका को बहुत बुरा भला कहती है। मगर मलिका जो कि पहले ही भरी पड़ी थी क्योंकि उसका बेटा उसने बेच दिया था, तो वो उसी भड़ास में आकर तकिए से उसका दम घोट देती है और उसे मार देती है। अब ये चीज नवाब जुल्फिकार को भी पता लग जाती है, तो ये दोनों मिलके उसकी लाश को घसीटते हुए फानूस पे टांग देते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं कि रेहाना ने खुदकुशी कर ली है। अब ये चीज करते हुए इनको एक छोटी सी बच्ची ने देख लिया होता है जिसका नाम होता है फरीदा, जो कि कोई और नहीं बल्कि रेहाना की छोटी बेटी होती है। मगर उसका पत्ता भी मलिका काट देती है उसे बेच के। लेकिन मलिका पुलिस से नहीं बच पाती, पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को बहुत ही ठोस सबूत मिलते हैं इसके और जुल्फी के खिलाफ। मगर नवाब जुल्फकार जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो पुलिस के मुंह पर इतने पैसे मारता है कि वो इस केस से अपना नाम निकलवा लेता है और सारे सबूत भी अपने पास ही रख लेता है और यहीं पे इन दोनों की आजादी हो जाती है। अब इसके बाद सीरीज प्रेजेंट डे में आती है जहाँ पर आलम, उसकी माँ और उस पार्टी में सारे लोग उस शायर को सुनते हैं। लेकिन आलम दरवाजे के पीछे छुपकर उस शायर की पूरी शायरी सुन रही होती है और कहीं कहीं पर उसे ऐसे शेर सुनने को मिल रहे थे जिनसे वो लुत्फ अंदोज होकर अपनी डायरी में उनको कैद कर रही थी। और यही चीज करते हुए उसको ताजदार देख लेता है। ताजदार
जैसे ही आलम को देखता है तो वो आलम पर फिदा हो जाता है और वो आलम के पास जाता है और यहीं पे हमें थोड़ी बहुत उनके बीच की केमिस्ट्री नजर आती है। लेकिन वहाँ पर पार्टी खत्म होती है और थोड़ी हड़ाहुड़ी हो जाती है तो वहाँ से आलम चली जाती है। ताजदार आलम को पागलों की तरह ढूंढता है लेकिन आलम तो वहाँ से जा चुकी होती है। तभी रास्ते में ताजदार को उसकी दादी मिलती है और वो उसको मल्लिका से मिलवाती है। कहती है कि ये हीरा मंडी की एक बहुत ही नामवर शख्सियत है। तो ताजदार वहाँ पर मल्लिका की अच्छी खासी बेइज्जती करता है और उसको एक तवाइफ का दर्जा देता है, जो बात मल्लिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी वजह से वो 2-4 बातें सुना के वहाँ से निकल जाती है। फिर अगली सुबह मल्लिका को पता चल चुका था कि आलम भी बग्गी के पीछे बैठकर उस पार्टी में आई थी और इसी वजह से वो आलम से बहुत ज्यादा खफा हो जाती है और उसकी सारी किताबें और शायरियों वाले बुक्स जो उसने खुद हाथों से लिखे थे उनको जलाने लगती है। और ये सीन देख के हम मल्लिका की असलियत को बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि वो अपना इंतकाम लेने के लिए किस हद तक गिर सकती है और उसे नाफरमानी कितनी नापसंद है। मतलब वो पूरी तरह से भर भर के एक खुदगर्ज औरत थी। इधर दूसरी तरफ बिब्बो वली साहब के साथ होती है जो रोमांस कर रहे होते हैं। तभी एकदम से वली साहब को जाना पड़ता है किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए। वली साहब बताते हैं कि शहर में कुछ बागी अंग्रेजों के खिलाफ धरने पर उतर आए हैं, इसीलिए अंग्रेज क्या पता उन पर फायरिंग भी करें और उन्हें मार भी सकते हैं। और ये बोलकर वहां से वली साहब चले जाते हैं। अब इसके बाद बिब्बो अपनी छोटी बहन यानी कि आलम को किताबें लेने के लिए जाती है क्योंकि उसकी माँ ने उसकी सारी किताबें जला दी थी। मगर बिब्बो को पता था कि उसकी बहन को किताबें कितनी पसंद है और इसी वजह से वो अपनी बहन को किताब घर ले जाती है, जहाँ पे आलम तो आराम से दुकान में एंटर हो जाती है और अपनी पसंद की किताबें जाकर ढूंढने लगती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ बिब्बो जान उस दुकानदार से एक मिस्टीरियस किताब लेती है। दरअसल उस मिस्टीरियस किताब में और कुछ नहीं बल्कि एक गन होती है जो कि बिब्बो जान अपने इनकलाबी साथियों को देना पसंद करती है क्योंकि उसको वली साहब से पता चल चुका था कि आज अंग्रेज किसी भी इनकलाबी पर गोली चला सकते हैं और उन्हीं का मुकाबला करने के लिए उनके पास भी गन होना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ आलम को दुकान के अंदर ताजदार मिल जाता है। आलम को ऐसा लगता है कि ताजदार इस दुकान पर काम करता है और वो उससे बहुत ही मतलब कैजुअली बिहेव करती है और ताजदार भी उसे नहीं बताता कि मैं कोई रईस ज़्यादा हूँ। वो भी ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो भी काम करने वाला है। बहरहाल जैसे तैसे करके आलम वहाँ से कुछ किताबें पिक करती है और बाहर निकलती है। वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर बहुत सारे दंगा चल रहा होता है अंग्रेजों और इनकलाबियों के बीच, जिनके बीच आलम फंस जाती है। मगर ताजदार वहां पर पहुंच जाता है और आलम को उनसे बचाता है। ताजदार के अंदर भी कहीं ना कहीं इनकलाब की आग भड़क रही थी और वो वहां पर एक मजलूम पर अत्याचार होता हुआ देखकर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसको तो बचा लेता है मगर वहीं पे उसके पीछे एक अंग्रेज उस पे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है और उसे बस मारने वाला ही होता है। तभी वहां पर एक इनकलाबी लीडर आकर उस अंग्रेज को अपनी गोली से उड़ा देता है और ऐसे ही ताजदार की जान भी बच जाती है। अभी यहाँ पर आलम भी वहां से जा चुकी होती है मगर ताजदार के लिए एक खुशखबरी ये होती है कि आलम का रुमाल वहां पर ही छूट जाता है और वो उस आलम को आलम की निशानी समझ के अपने पास ही रख लेता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और उसी दिन पे रेहाना की डेथ एनिवर्सरी भी होती है और उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए हीरा मंडी की सारी औरतें काला लिबास पहन के ख्वाबगाह निकलते हैं जहाँ पे रेहाना की डेथ हुई थी। पर वहाँ पर हमें कुछ सीन ऐसे दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मलिका अभी तक रेहाना से कितनी नफरत करती है। दूसरी तरफ वाहिदा का भी एक मसला था कि उसे ख्वाबगाह की चाबी चाहिए थी क्योंकि उससे अपनी बहन ने वादा किया था कि हम तुम्हें इसकी चाबी दे देंगे, मगर इस बार भी उन्होंने जैसे तैसे करके वाहिदा को टाल दिया था और इसी वजह से वाहिदा बहुत ही डिप्रेस हुआ करती थी और पागलों जैसे रिएक्ट किया करती थी। इसके बाद हम लज्जो को देखते हैं जो अपनी बहन बिब्बो को बताती है कि वो जोरावर से कितना प्यार करती है और शादी के बाद वो कहाँ जाएंगे। पर बिब्बो जानती थी कि जोरावर तो किसी को और लड़की से प्यार करता है। जब वो इस बारे में लज्जो से पूछती है तो लज्जो भड़क जाती है और पागलों की तरह रिएक्ट करती है क्योंकि वो पूरी तरह से शराबी हो चुकी थी और अफीम का नशा भी करने लग रही थी। बिब्बो को अच्छी तरह से पता था कि जोरावर इसका साथ नहीं देगा और मेरी बहन पागल हो जाएगी। लज्जो वहीं से जोरावर की तरफ निकल जाती है जहाँ पर जोरावर
एक कैफे में अपनी फियांसे के साथ खड़ा होता है। लज्जो आकर वहाँ पर थोड़ा बहुत तमाशा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, मगर जोरावर जैसे तैसे करके उसको बाहर निकालता है और अंदर आकर लोगों के सामने कहता है कि ये तवायफें ऐसी होती है, इनको अपने मुंह ही लगाना नहीं चाहिए। यानी कि वो लज्जो की पूरी तरह से बेइज्जती कर देता है। इधर दूसरी तरफ ताज पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो हर कहीं पे आलम का पता पूछता फिर रहा था, उसका रुमाल हाथ में लेकर, और वो ऐसा करते करते एक अत्र वाले के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि आप इस रुमाल को सूंघकर मुझे ये बता दें कि आपसे ऐसी खुशबू कौन खरीदता है। वो दुकानदार उनको एग्जैक्ट नहीं बताता कि उनसे आखिर कौन ऐसी खुशबू खरीदता है, वो उनको टाल देता है। बहरहाल वहाँ पर हमें आलम की बेइज्जती देखने को मिलती है, जिसको आलम का रुमाल दिख जाता है और वो वहीं से वो रुमाल लेकर आलम के पास चली जाती है और आलम को बताती है कि कोई रईसज़ादा तुम्हारा रुमाल लेकर पूरे शहर से पूछ रहा है कि आखिर ये रुमाल किसका है, तो तुम मुझे जरा बताओगी कि आखिर ये नवाबजादा है कौन। तो वहीं पे साइमा के आगे भी ये राज खुल जाता है कि वो ताजदार से प्यार कर बैठी है, यानी कि आलम और ताजदार का एक दूसरे के लिए प्यार सेम हो चुका था। अब यहीं पे एक बहुत बड़ी खबर ये होती है कि जोरावर की शादी होने वाली होती है और वो लोग ये चाहते हैं कि उनके सामने लज्जो डांस करे, यानी कि मुजरा करे, लेकिन बेबो ऐसा नहीं चाहती। वो कहती है कि लज्जो कैसे डांस कर सकती है, लज्जो की इज्जत इससे बिल्कुल ही तार तार हो जाएगी और वो इमोशनली बहुत ही लो हो जाएगी ऐसा करने के बाद। मगर मालिका कहती है कि उसको ऐसा करने दो, वो अगर इस चीज से मूव ऑन नहीं करेगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगी। और ऐसा ये होता है जैसा मलिका कहती है। वो जाती है वहाँ पर जोरावर की शादी में मुजरा करती है, मगर अंदर ही अंदर में लज्जो को प्यार तो था ना जोरावर से। वो उसी मुजरे के दौरान जोरावर से चिपकती है, मगर उसी चिपकने के बदले में जोरावर उसके मुंह पर एक चंबा चिपका देता है, जिसके बाद पूरी महफिल शांत हो जाती है और वहां पर मलिका भी आ जाती है। मलिका के साथ ही कहती है कि मैं लज्जो के बिहेवियर के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ और लज्जो भी आपसे माफी मांगती है, लेकिन जो इस नवाबजादे जोरावर ने किया है इसको भी इस चीज की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी को थप्पड़ मारना कोई छोटी बात नहीं होती। तो वहीं पे नवाब जोरावर तेज में आकर कहता है कि तुम तवायफों से मैं नवाब माफी मांगूंगा, ये तो नामुमकिन है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि नवाब जोरावर कोई और नहीं बल्कि मलिका का बेटा ही है, जो रेहाना ने किसी कुतुबुद्दीन नवाब को बेचा था। और वो जोरावर को उसकी असलियत बताती है कि बेटा तुम भी एक तवायफ के बेटे हो, तो इतना इतराओ मत। और ये बात वहाँ पर महफिल में मौजूद सभी लोगों को तीर की तरह जाकर लगती है। बहरहाल पार्टी वहाँ पर एंड हो जाती है और लज्जो और मलिका टांगे में बैठ के वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन रास्ते में एक इंसिडेंट हो जाता है जिस वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और वो उस दुनिया से चल बसती है। ये बात सुनकर पूरी हीरा मंडी में कोहराम मच जाता है और सारी हीरा मंडी की लड़कियां रोने लगती हैं और वहाँ पर लज्जो का अंतिम संस्कार करके उसे विदा किया जाता है। और सभी लोग ये कहते हैं कि इश्क का अंजाम यही होता है, ये ना तो किसी से करना चाहिए और ना ही किसी को करने की सलाह दी जाए। अब यहीं पे हमें एक बहुत बड़ा कैरेक्टर देखने को मिलता है जो है फरीदन। जी हाँ, वही फरीदन जो कि रेहाना की बेटी है। वो आगे साथ ही मलिका को कहती है, मलिका तुमने बहुत ही सुख के दिन देख लिए, अब अपने दुखों की तैयारी कर लो, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। और वो वहीं पे अपनी माँ की अंगूठी भी मलिका से छीन लेती है। अब इसके बाद मूवी दोबारा से 25 साल पहले चली जाती है, जहाँ पे फरीदन नवाब जुल्फी और मलिका के सामने आके उनसे कहती है कि मुझे एक ख्वाबगाह चाहिए और आप बराए मेहरबानी इस कागज पर दस्तखत कर दें कि आप ये चीज मुझे देंगे। वो बहुत बार उनको इंसिस्ट करती है। तभी वहाँ पर नवाब जुल्फी उठकर पेन से वाहिदा के मुंह पर वार करता है, जो कि एक अच्छा खासा वार होता है और उसी वार का निशान आप पूरी सीरीज में वाहिदा के मुंह पर देख सकते हैं। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर हमें ये समझ आता है कि जो ख्वाबगाह है वो एक नवाब की थी जो रेहाना को उसने गिफ्ट में दी थी। तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा होता है,
जो कि उस नवाब के वारिसों ने किया था कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जो कि हमारे बाप ने किसी तवाइफ को कुछ अरसे के लिए दे दी थी। और इसी सिलसिले में मलिका को किसी न किसी तारीख पर कोर्ट जाना पड़ता था। इस बात को 10 साल हो चुके थे कि वो तारीख पे तारीख खाते आ रहे थे कोर्ट में। बहरहाल कोर्ट का लास्ट डे होता है जहाँ पर फैसला सुनाया जाता है। मलिका अदाकार तो पहले से ही है और इगोइस्टिक पहले से भी है, होशियार पहले से भी है। वो जैसे तैसे करके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कोर्ट में सुनाती है जिससे वो ख्वाबगाह उसके नाम पर हो जाती है और उस नवाब के वारिसों से छिन जाती है। अब ये सब वहाँ पे खड़ी फरीदन भी देख रही होती है। मतलब अभी ओवरऑल वो ख्वाबगाह मलिका की हो चुकी थी और वाहिदा को ये भी बिलीव हो जाता है कि अब वो ख्वाबगाह उसे मिलेगी और वो उसी आस में उस ख्वाबगाह की चाबियां मलिका से ले लेती है और मलिका उसे दे भी देती है। मगर जैसे ही सुबह होती है तो वाहिदा से वो चाबियां छिन जाती हैं, क्योंकि मलिका वो ख्वाबगाह उसी नवाब की बीवी को देती है जिसने रेहाना को वो ख्वाबगाह गिफ्ट की। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी चाल होती है, क्योंकि मलिका को पता था कि फरीदन बहुत ही चालाक है। वो जैसे तैसे करके वो ख्वाबगाह उनसे छीन लेगी, क्योंकि वो उसकी माँ की थी और वो यही चीज वाहिदा को भी समझाती है। वाहिदा भी मजबूर थी और उसे ये बात समझ आ जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद उस ख्वाबगाह में कोई आने लगता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि फरीदन ही होती है। फरीदन ने वो ख्वाबगाह उस नवाब की बीवी से खरीद ली थी और फरीदन वहाँ पे जंग करने के लिए अभी मैदान में उतर पड़ी थी, क्योंकि उसकी वहाँ पर एक ही ओपोनेंट थी, वो थी मलिका। और मलिका को कैसे भी करके उसे हराना था, क्योंकि वो उसकी माँ की कातिल थी। अब ये बात मलिका को भी पता चल जाती है कि फरीदन जरूर वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ करने जरूर आई है और इससे वो अब चौकन्नी भी हो जाती है। अब अगले दिन फरीदन के पास उस्ताद जी आते हैं जिन्हें पल पल की खबर रहती है। फिर इन दोनों के बीच में खूब बातें होती हैं और उस्ताद जी फरीदन को मलिका की कमजोरियां बताने लगते हैं कि उसकी बेटी आलम तो तवाइफ बनना ही नहीं चाहती और सुना है उससे किसी से मोहब्बत भी हो गई है। साथ ही वो कहती है कि एक अंग्रेज अधिकारी हाल ही में आया है, उससे बात करो, वो भी मलिका से बदला लेना चाहता है। इधर दूसरी तरफ हम आलम को देखते हैं जो आज बुक स्टोर पर ताज से मिलने आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो यहाँ पर काम करता है, पर स्टोर का मालिक बताता है कि वो कोई नौकर नहीं बल्कि ताज एक नवाब है। दरअसल सायमा ने भी ये बात आलम को बताई थी, लेकिन आलम को इस बात पर यकीन नहीं था। तब आलम सोचती है कि अब उन्हें मिलना होगा तो वो दोनों मिल ही जाएंगे। दूसरी तरफ ताज वहाँ पे एक बागियों के ग्रुप से मिलता है, जहाँ हामिद नाम का एक आदमी भाषण दे रहा होता है और आगे क्या करना है वो बता रहा होता है। तब ताज उनके साथ ही मिल जाता है। मतलब ताज भी अब ऐसे एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप का हिस्सा बन चुका होता है। अब वो भी एक बागी बन चुका है अंग्रेजों के नजर में। इधर हम उस्ताद को देखते हैं जो ख्वाबगाह में कुछ लड़कियों को लेकर आता है जो यहाँ पर तवाइफ का काम करेंगी। फिर उस्ताद फरीदन को ताज की फोटो दिखाकर कहती है कि यही है जिसे आलम इश्क करती है और मलिका ने इसी को सिलेक्ट भी किया है उसकी नत्थो तरवाई के लिए। इसके बाद आलम बिब्बो के पास आती है और वो उससे कहती है कि आपके साथ दावत पर हमें भी चलना है। असल में वली साहब ने बिब्बो को दावत के लिए इनवाइट किया था, जहाँ पर बड़े बड़े नवाब आए हुए थे और आलम को लग रहा था कि शायद वहाँ ताज भी आया होगा। इसके बाद हम रात को वली साहब की दावत देखते हैं, जहाँ वली साहब बिब्बो की खूब तारीफ कर रहा होता है। तभी वहाँ उनसे मिलने फरीदन आती है और ये कोशिश कर रही होती है कि वली साहब का दिल उस फरीदन पे आ जाए, मगर वहाँ पर तो हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ ताज और आलम भी एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत शायराना बातें करते हैं, मगर टाइम उनके पास बहुत ही कम होता है, जिस वजह से वो अपनी बातें पूरी किए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। आलम से ताज उसका नाम पूछता है, मगर आलम ताज से कहती है कि थोड़ा कुछ दूसरी मुलाकात के लिए भी बचा लो, नहीं तो दूसरी मुलाकात में क्या बातें करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फरीदन अपनी नत्थो तरवाई करना चाहती है, मगर इस बात से सारे लोग खिलाफ होते हैं। मलिका और बाकी सारी तवाइफें बड़ी बड़ी जो भी होती हैं इस बात के बिल्कुल ही ऑपोजिट खड़ी होती। मगर फरीदन कहती है तुम लोग चाहे हाँ बोलो ना बोलो, मुझे अपनी नत्थो तरवाई करवानी है और मैं करवा कर रहूंगी, तुम लोगों को जो करना है कर लो। मतलब वो भी अब मलिका के शाना बशाना खड़ी थी तो उससे भी थोड़ा बहुत तो अपना भरम रखना था तो वो रख लेती है। मगर वहीं पर दूसरी तरफ मलिका भी एक अच्छी खासी चाल चलती है। वो बिब्बो जान का आखिरी मुजरा करवा दी है
दरअसल एक तवाइफ का आखिरी मुजरा उसकी नथ उतरवाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सारे नवाब लोग एक तवाइफ के आखिरी मुजरे को तरसते हैं क्योंकि उसके बाद वो तवाइफ उनको देखने के लिए नहीं मिलती। और यही चाल मलिका की काम कर जाती है। कोई भी बंदा फरीदन की नथ उतरवाई पे नहीं जाता बल्कि बिब्बो जान के आखिरी मुजरे पे पहुंच जाता है। फरीदन इस बात से बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, मगर उसकी नाराजगी तभी खत्म हो जाती है जब वली साहब उसके पास आता है। उसी दिन तो नहीं आता लेकिन दूसरे दिन आता है। वो फरीदन को सॉरी कहता है और कहता है कि बिब्बो जान का आखिरी मुजरा था, इसी वजह से मैं वहां पर गया था और अब से मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही आया करूंगा। अगर तुम चाहो तुम मुझे अपना साहब बना लो। और फरीदन ऐसा ही चाहती, वो उसको अपना साहब बना लेती है और कहती है कि तुम अब मेरे साहब हो, ना कि बिब्बो जान। और ये तो फरीदन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद अब मलिका जब अपने कमरे में थी तब वहाँ सायमा गाना गुनगुनाते हुए आती है, जो सुनकर पहले तो मलिका को लगता है कि ये आलम की आवाज है, पर सायमा को देखकर उसका मुंह उतर जाता है क्योंकि वो आलम से अच्छा गा रही थी। तब मलिका सायमा की झूठी तारीफ करती है, पर अगले ही पल सायमा की माँ उससे आकर बताती है कि तुझे मलिका ने बेच दिया है क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगी तो उसकी बेटी का मुजरा फीका पड़ जाएगा, इसलिए मलिका तुझे कभी भी यहाँ पर रुकने नहीं देगी। तब ये सब सुन के सायमा सीधा इकबाल के पास जाती है जिसे वो प्यार करती है और वो उससे ये सब बता देती है कि मलिका ने उसे 10,000 रुपयों में बेच दिया है। अब ये बात सुन के इकबाल चौंक जाता है और कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा के ले आऊं और तुम्हें उन पैसों में खरीद के अपने पास रख लूं। अब ये बात सुनकर सायमा खुश हो जाती है और सायमा जाके मलिका को कहती है कि मैं इकबाल से प्यार करती हूँ और वो आपको उतने पैसे ला कर देगा आराम आराम से जो आपने मेरी कीमत रखी है, और उसके बाद मैं इकबाल की हो जाऊंगी और आप बराए मेहरबानी मुझे किसी और को मत बेचिए। अब दरअसल इकबाल जो पैसे कमाता है वो जुआ खेलकर कमा रहा होता है और वो 15 दिनों में सिर्फ 1200 ही लेके आ पाया होता है। इस पर मलिका गुस्से में सायमा की माँ को थोड़ा डर देकर इसके लिए भी मान जाती है। फिर हम वायदा की बेटी को देखते हैं जो वायदा के साहब से इश्क लड़ा रही थी और जब वायदा देखती है तो वो तमाशा खड़ा कर देती है। अब वहीं मलिका आती है तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसका कहना था कि महल में किसी तरह से भी पैसे आने चाहिए, फिर चाहे वो वायदा लेकर आए या तुम लेकर आओ, बस मुझे पैसे चाहिए। और वो वायदा की बेटी को वायदा का साहब सौंप देती है, जिसे देखकर वायदा का दिल और भी टूट जाता है जो कि पहले ही डिप्रेसिव चल रही थी। इसके बाद हम ताज को देखते हैं जो पूरी तरह से इनकलाबी बन चुका था, पर हामिद का कहना था कि ऐसे अमीर लोग इनकलाबी कहाँ बनते हैं। तब ताज कहता है कि आप जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। इसीलिए हामिद उससे कुछ पोस्टर देता है कि जाओ इन्हें बाजार में बांटो। अब ताज वो पोस्टर्स लेकर शहर में बांटने लगता है। तभी उसकी मुलाकात वहीं पे आलम से होती है जहाँ दोनों मिलकर काफी खुश नजर आते हैं और फिर दोनों ही वो पोस्टर साथ में मिलकर बांटने लगते हैं। इसके बाद आलम सीधा फरीदन के पास जाती है कि आज हम ताज से मिले, मगर यहाँ पर आलम फरीदन को क्यों ये बता रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को फरीदन ही मिला रही है। और इसी बात का वो फरीदन से पूछती है कि उससे आगे क्या होगा। फरीदन कहती है सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। फिर फरीदन उसे आइडिया देती है कि अब समय आ गया है अपने दिल की बात ताज को बताने का, इसीलिए वो उसे खत लिखने को कहती है कि हमें वो खत तुम दे देना, हम उस तक खुद ही पहुंचा देंगे। फिर जब आलम फरीदा के यहाँ से आ रही थी तब उसे बेबो जान देख लेती है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं। इधर हम वली साहब को देखते हैं जो फरीदन और आलम की बात सुनकर समझ गए थे कि फरीदन आलम को इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए वो फरीदा को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मलिका को हराने के लिए तुम आलम का इस्तेमाल मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इस साइड अब बेबो जान आलम से आकर कहती है कि फरीदन के पास मत जाया करो, वो हमारी दुश्मन है। जिस पर आलम बताती है कि वो ताज नाम के एक लड़के से प्यार करती है और वो फरीदा उस तक हमारे पैगाम पहुंचाएगी। जिस पर बिब्बो वो खत ले लेती है और कहती है कि तुम इस बात की टेंशन नहीं लो, हम भी उसे पहचानते हैं और ये खत हम ही उस तक पहुंचा देंगे। इसके बाद बेबो जान वो खत सीधा बुक स्टोर में लेकर दे जाती है और इसी बीच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वो खत जो आलम ने लिखा था
वो बिब्बो ने उस बुक शॉप वाले को दे दिया था। तो उसके जरिए ताज वो खत पढ़ता है और उसी खत में आलम ने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी, जो पढ़कर ताज खुश हो जाता है। इधर फरीदन उस ऑफिसर को घर बुलाती है जिसका नाम कोर्टराइट है और कहती है कि हमारे पास मलिका के खिलाफ गवाह है और वो गवाह होती है वाहिदा, जिसके पास सबूत वगैरह भी होते हैं। वाहिदा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके साथ मलिका बिल्कुल भी सही नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ आलम साइमा के लिए मलिका से सिफारिश करती है और कहती है कि इससे प्लीज मत बेचो। इस पर मलिका कहती है कि ठीक है, पर यह बात मनवाने के लिए तुम्हें नत्थ उतरवाई की रस्म करवानी पड़ेगी। तो अब साइमा के लिए आलम हाँ कर देती है और ये सब बाहर खड़ी साइमा भी सुन लेती है। अब इधर इकबाल को पुलिस पकड़ के ले जाती है। दरअसल उन पुलिस वालों को मलिका ने ही कहा होता है इकबाल को उठाने के लिए। जेल में अंग्रेज इकबाल को खूब टॉर्चर करते हैं और कोर्टराइट इकबाल से कहता है कि तू मलिका के खिलाफ गवाही दे दे कि मलिका अंग्रेजों से गद्दारी कर रही है। वो इकबाल को भड़का रहे थे मलिका के खिलाफ, पर इकबाल मलिका के खिलाफ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वफादार होता है। यहाँ आलम ने नत्थ उतरवाई की रस्म के लिए पूरी तरह से अपना कदम उठा लिया था और ये देखकर बिब्बो के होश उड़ जाते हैं कि आलम इतनी आसानी से कैसे मान गई। तब बिब्बो जान बताती है कि ताज ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है जिसमें वो आज रात तुम्हें मिलने बुला रही है। इस पर आलम कहती है कि हाँ, उसे वो आखिरी बार मिलना जरूर जाएगी। दरअसल ये फरीदन की चाल होती है मलिका को नीचा दिखाने के लिए। फिर जब आलम ताज से मिलने पहुंचती है तो हम ताज को देखते हैं जो इनकलाबियों के साथ लगा हुआ था, इसीलिए वो आलम से मिलने नहीं आ पाता और आलम वहाँ इंतजार कर करके थक के वहाँ पर एक खत रख कर चली जाती है। फिर वहाँ से आने के बाद आलम अब अपनी नत्थ उतरवाई की तैयारियों में लग जाती है। इसके बाद अब साइमा फैसला करती है कि आलम ने उसके लिए बहुत कुछ किया है तो उसके लिए भी वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे आलम भी उसे याद रखे। इधर अब फरीदा एक खत लिखती है और उसे सीधा आलम तक पहुंचा देती है कि ये ताज ने भेजा है। यहाँ पर फरीदन मलिका को एक नया झटका देने की तैयारी में पूरी तरह से होती है। अब आलम को वो खत मिल जाता है और फरीदन की दासी उससे कहती है कि आप यहाँ से निकल जाइए, बाकी सब फरीदन आपको समझा देगी। तभी साइमा भी आती है और वो भी यही कहती है कि अब जैसे ही बिब्बो जान आलम के पास आती है तो देखती है कि आलम तो यहाँ से भाग चुकी है और अब आलम सीधा एक बग्गी में फरीदन से मिलती है और फरीदन उसे यहाँ से भागने के लिए हौसला देने लगती है। साथ ही वो आलम को एक पल के लिए सोचने का मौका भी नहीं देती कि वो सही कर रही है या गलत। बस फरीदन का कहना था कि प्यार में तो लोग कुछ भी कर जाते हैं, वो गलत या सही नहीं होता, बस प्यार प्यार होता है। इधर बिब्बो जान अब मलिका के पास आती है और बताती है कि आलम भाग चुकी है। वहीं हम फरीदन को देखते हैं जो आलम को भगाकर काफी खुश थी। आलम अब अपनी नत्थ उतरवाई की रस्म से फरीदन के कहने पर भाग चुकी थी और वो भागकर सीधा ताज के पास आती है। ताज जब आलम को देखता है तो खुश हो जाता है और उसे मिलने आता है। अब जैसे ही आलम उसे खत के बारे में बताती है तो वो हैरान हो जाता है कि आलम तो हीरा मंडी की रहने वाली है और ये जानकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो जिस जगह से नफरत करता था वही लड़की से इश्क कर बैठा। अब ये सब जानकर ताज आलम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसे यहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। इधर फरीदन जश्न मनाने का ऐलान कर देती है क्योंकि उसने मलिका का घमंड चकनाचूर कर दिया था। उसकी बेटी आलम को ही उसने भगा दिया था। इसके बाद इधर ताज आलम के पास आता है और उसे कहता है कि चलो हम तुम्हें छोड़ आते हैं, पर आलम कहती है कि नहीं, मैं वहाँ तवाइफ बनना नहीं जाऊंगी। तब ताज उसे हीरा मंडी नाला जाकर अपने घर ले जाता है और कहता है कि तुम 1-2 दिन यहाँ पर रुक सकती हो, तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जाना कहाँ है और अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना तुम मेरे दोस्त सरफराज की बहन हो। आलम ताज और उसकी फैमिली से बहुत घुल मिल जाती है और वो उसकी दादी से बहुत क्लोज हो जाती है, मगर यहाँ ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से इतना ज्यादा घुलो मत क्योंकि कुछ दिनों में ही तुम चली जाओगी और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर आलम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं हीरा मंडी नहीं जाऊंगी। इधर हम वाहिदा और बिब्बो जान को देखते हैं जहाँ वाहिदा
आज अंग्रेजी अधिकारी एंडरसन के पास मुजरा दिखाने के लिए जा रही थी। अब जब वो अपने मुजरा दिखाना शुरू करती हैं, तो एंडरसन तो बस बिब्बो को ही देखना चाह रहा होता है और वो उसे अपने साथ लेकर एक कमरे में चला जाता है। और इस बार भी वाहिदा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ये देखकर सहन नहीं कर पाती। वो कहती है कि उसने एंडरसन को अपनी नजरों में कर लिया था, मगर बिब्बो ने उससे छीन लिया। और इसी बात से नाराज होकर वाहिदा वहाँ पर तमाशा करना शुरू कर देती है। और उसी होटल में ताज अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो उसका दोस्त कहता है कि देखो एक तवाइफ की क्या हालत होती है। ये सुनते ही वो सोचने लगता है कि फिर तो आलम की भी यही हालत होगी। इसीलिए वो जल्द घर जाता है और आलम से कहता है कि तुम्हारे भाई सरफराज का खत आया है और वो चाहता है कि अब तुम एक महीने तक यहाँ रुक सकती हो। अभी तक वाहिदा बेबो के इतना सब करने के बाद गुस्से में सीधा फरीदन के पास पहुँच जाती है, क्योंकि बेबो ने उसके होने वाले साहब उससे छीन लिया था। इसीलिए अब वो मलिका और उसकी बेटी से बदला लेने के लिए फरीदन से मिल जाती है और बताती है कि वो रेहाना के केस की फाइल हमारे पास है, जिस पर फरीदन उसे कहती है कि आप जल्दी से वो फाइल लेकर आए, हम मलिका को नहीं छोड़ेंगे। इधर आलम वही अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी। अब यहाँ पर सीरीज में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ पर मलिका को पता चल जाता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है और वो अचानक एक पार्टी में जाती है जो कि ताजदार के घर में रखी जाती है और वहाँ पर मलिका भी आ जाती है। मलिका की नजर अपनी बेटी आलम पर जाती है और वहाँ पर आलम को देखकर मलिका के होशो आवाज घूम जाते हैं और वो ताजदार के बाप और उसकी दादी को अच्छी गाली सुनाती है और कहती है कि आप एक तवाइफ की बेटी को उसकी इजाजत के बगैर अपने घर में लेके आए हैं और आपका ये बेटा पता नहीं खुद को क्या समझता है। तभी वहाँ पर ताजदार उठता है और कहता है कि मैं आलम से इश्क करता हूँ और वो मेरे लिए आप सबसे ज्यादा अजीज है। अगर आप चाहो तो मुझे अपने घर में रख लो, नहीं तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा और इससे शादी कर लूंगा। अब जिसको मुझे रोकना है रोक ले, क्योंकि कोई रोक ही नहीं पाएगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अब ये सब होने के बाद जब मलिका हीरा मंडी जाती है तो वहाँ वाहिदा मलिका को भड़का रही थी, आपसे अपनी बेटी तो संभाली नहीं जा रही, आप ये शाही महल कैसे संभाल पाओगी। फिर इधर हम ताज को देखते हैं जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसीलिए ताज अपनी दूसरी कोठी पर जाता है जो उसके मामा संभालते थे। जब ताज के साथ आलम को देखकर उसकी मामी कहती है कि तुम्हारी शादी तो हुई नहीं तो ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि शादी से पहले तो सिर्फ तवाइफ ही ऐसे आती है और अगर ये यहाँ रहेगी तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। इस पर ताज कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ये यहीं पर रहेगी। तो ताज के मामा यहाँ से चले जाते हैं और इधर ताज ही रहने लगता है। उधर हम वाहिदा को देखते हैं जो पुरानी फाइल जमीन से निकाल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये फाइल कभी ना कभी काम आएगी, इसीलिए उसने उस फाइल को वहीं पर गाड़ दिया था। अब सुबह होते ही वाहिदा तुरंत फरीदा के पास जाकर उसे फाइल दे देती है और फिर दोनों यही फाइल लेकर ऑफिसर कोर्टराइट को देने के लिए चले जाते हैं। पर उस्ताद आकर बताता है कि वो तो लाहौर में है। यह सुनकर वाहिदा को तो बहुत गुस्सा आता है, पर फरीदान कहती है कि साल तक में इंतजार किया है, अब ये कुछ दिन भी इंतजार के काट लेंगे। इधर हम ताज और आलम को साथ में देखते हैं जो आज इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और जुल्फकार और मलिका की तरफ शिफ्ट होता है, जो मलिका को बताते हैं कि ये फरीदन बहुत पहुंची हुई चीज है, उसका हर शहर में केस चल रहा है और वो कई नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है, जिसके फोटोज मलिका के हाथ लग जाते हैं। असल में फरीदन ने कई नवाबों को मारा था तो कईयों को महल छीन लिए थे। अब अगर ये फोटो पुलिस को दे दिया जाए तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा और ये जानकर मलिका बहुत खुश होती है। इसके बाद हम फरीदन को देखते हैं जो अपनी फोटोज खिंचा रही थी। तभी वहाँ पर मलिका आती है जो पहले तो अपनी पुरानी फाइल देखकर चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर वाहिदा ने उसे दी होगी। हालांकि वो अब घबराती नहीं बल्कि फरीदा को उसकी फोटोज दिखाती है और बताती है कि ऐसी और भी फोटोज पड़ी हैं मेरे पास, अगर तुम्हारा सच पुलिस को बता दिया जाए तो आज ही तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। इसीलिए मलिका कहती है तुम मेरी ये फाइल छुपा दो, मैं तुम्हारे राज छुपा दूंगी। जो देखकर फरीदन को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है पर वो लाचार हो जाती है। फिर रात को फरीदन वाहिदा को अपने पास बुलाकर कहती है कि इस फाइल में तो कोई भी सबूत नहीं है, जो देखकर
वाहिदा के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये सबूत फरीदा ने ही गायब किए होंगे। और ये एक बार फिर से वाहिदा का दिल टूट जाता है और उसे धोखा मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। फिर वाहिदा सीधा मलिका के पास जाती है और उसने अपने किए की माफी मांगती है, तो मलिका भी उसे बिना कुछ कहे माफ कर देती है। फिर मलिका कहती है, अब तुम्हारी बेटी खुशमा यहाँ की हुजूर बनेगी, जिसका पूरे महल पर राज होगा और वो सारे मुजरे को संभालेगी। इधर हम देखते हैं कि अब जेल से इकबाल छूट गया है और वो साइमा के बारे में ही पूछ रहा था, पर उसको कोई कुछ नहीं बताता। फिर इकबाल मलिका के पास जाता है और मलिका इकबाल से माफी मांगती है कि अंग्रेजों ने तुम पर कई सारे चार्जेस लगाए हुए थे, इसीलिए तुम्हें रिहा करवाने में इतनी देर हो गई। साथ ही वो इकबाल को बताती है कि तुम्हारी जेल जाते ही साइमा किसी और के साथ भाग गई और बस उसने यही एक चीज तुम्हारे लिए छोड़ी थी, जो सुनकर इकबाल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन बेबो दर्शन के पास जाती है और उसके पास उसे एक नक्शा रखा हुआ दिखता है जिसमें हथियार की पूरी डिटेल थी। इधर हम ताज को आलम के साथ देखते हैं, जो उसे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और आलम इसके लिए मान भी जाती है। फिर इधर बेबो ये सारी जानकारी क्रांतिकारी भाइयों को जाकर बताती है ताकि वो लोग यहाँ से हथियार चुरा सके जो क्रांति लाने में काम आ सकेंगे। और जब वो ताज से आलम के बारे में पूछती है तो ताज कहता है, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, जो सुनकर बेबो को बहुत खुशी होती है। अब शादी होने से एक दिन पहले ताज अपने यहाँ पर एक बड़ी दावत रखता है, जहाँ पर बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज आए हुए थे। असल में ये सब इसलिए किया गया था ताकि ये पीछे से सारे हथियार चुरा सके और इससे किसी को उन पर शक भी ना हो। तभी वहाँ पर फरीदा और कार्टराइट भी आते हैं और फरीदा आलम से मिलने उसके कमरे में जाती है। अब वहाँ आलम तो नहीं थी, पर फरीदा को कुछ ऐसा सबूत मिलते हैं जो कि अंग्रेजों के लिए काम की चीज थी। इधर हम इनकलाबियों को देखते हैं जो पुलिस के बेस में हथियार चुराने आए हुए थे। अब वो हथियार चुराने के बाद जैसे ही निकलने वाले थे तो किसी ने बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया था और ये लोग समझ जाते हैं कि ये इन्हें फंसाने के लिए प्लान किया गया था। और दरवाजे के बाहर अंग्रेजी अफसर खड़े थे ताकि इन लोगों के बाहर निकलते ही इन्हें जान से मार दिया जाए। पर ये क्रांतिकारी दूसरे दरवाजे से यहाँ से भाग निकलते हैं। हालांकि उसी वक्त अंग्रेज उन पर फायरिंग करते हैं और एक दो गोली इनकलाबी भाइयों को किसी को लग जाती है। इधर आलम जब फरीदा से मिलती है तो उसे काफी गुस्सा थी, क्योंकि फरीदा ने झूठे खत देकर महल से उसे भगवाया था। पर फरीदा कहती है, यह सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया था। पर आलम उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद कार्टराइट जब फरीदा के साथ होता है तब उसे पता चलता है कि उनके यहाँ से हथियार चोरी हो चुके हैं, इसीलिए वो जल्दी से जाने लगता है। तब फरीदन कहती है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ ये चोरी किसने की है और मेरे पास सबूत भी हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरा भी काम करना पड़ेगा। तब कार्टराइट इसके लिए मान जाता है। तो फरीदन बताती है कि रेहाना वाला केस मैंने वापस ले लिया है, पर तुम उसकी चुपचाप तहकीकात करते रहो, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में मलिका से बदला लेना है। ये सुनकर कार्टराइट भी हाँ कर देता है। केस तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर ओपन कर लूंगा। और फिर फरीदा उससे चोरी के सबूत दे देती है जो उसे आलम और ताज के कमरे से मिल देते हैं। इधर हम देखते हैं कि आलम अपनी शादी के लिए काफी खुश थी। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और ये देखकर आलम सारे सबूत छुपाने लगती है जो कि इनकलाबियों के प्लान की डिटेल्स थी। अब ताज भी यहाँ नहीं था और आलम को पुलिस सबूत के साथ पकड़ लेती है। उसके बाद जब मलिका को ये सब पता चलता है तो वो पुलिस स्टेशन जाती है आलम से मिलने और वहाँ कार्टराइट उसे गंदा करके जाने को कहता है। फिर मलिका कहती है कि ये सबूत तो तुम्हें फरीदा ने दिए होंगे और वो इन केस को लेकर ये सब देखकर मलिका के होश उड़ जाते हैं और वो ताकतवर फरीदा के साथ फाइट करने के लिए इनकार कर देती है। अब यहाँ पर मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। दरअसल यहाँ पर जिस घर से सबूत मिले होते हैं वो ताज का घर था और ताज को बुलवाया जाता है कि क्या तुम भी इन बागियों के साथ हो। तो ताज कहता है, मेरा इन तवाइफों और बागियों से कोई भी काम नहीं, मैं एक नवाब
नवाब हूँ और नवाब को पता नहीं होता कि उसकी हवेली में क्या होता है। मेरे हजारों और भी काम हैं। ये एक दासी है और तवायफ है, इसने ही मेरे खिलाफ कोई चाल चली है। मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं। बहरहाल जैसे तैसे करके मलिका अपनी बेटी को वहाँ से छुड़वा लेती है और बाहर ले आती है। अब यहाँ पर ताज भी शर्मिंदा होता है अपने किए पर और वो कैसे भी करके आलम से शादी करना चाहता है। आलम की दादी मलिका के पास जाती है और बहुत ही मिन्नत समाजत के बाद उनको राजी कर लेती है शादी के लिए, मगर मलिका ये शर्त रखती है कि बारात हीरा मंडी में आएगी तभी आलम और ताज की शादी हो पाएगी। और ऐसा करने के लिए ताज और उसकी दादी और उसका बाप मान जाते हैं। मगर सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब बारात के कुछ ही टाइम पहले पुलिस आकर ताज को ले जाती है और ताज को किसी और ने नहीं बल्कि उसके बाप ने ही गिरफ्तार करवाया होता है, क्योंकि वो इनकलाबियों का साथ दे रहा था और ये बात उसके बाप को पसंद नहीं थी और ना कि तवायफ से शादी करना। उसका बाप इस बात के भी बिल्कुल खिलाफ था। बहरहाल उसके बाप का ये फैसला बहुत ही नुकसानकार साबित होता है और दूसरी तरफ ताज पर इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो उस टॉर्चर की वजह से मर जाता है। दूसरी तरफ जो लोग ताज की बारात के इंतजार में थे उन्होंने भी अपनी बत्तियां बुझा दी और उनको जब ताज के मरने की खबर पहुंचती है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और इसी का बदला लेने के लिए इनकलाबी भाई एक पुलिस ऑफिसर को बीचों बीच मार देते हैं और यहीं पर बिब्बो जान पकड़ी जाती है और बिब्बो जान को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने का ऐलान किया जाता है और यहीं पे सीरीज एक नया रुख लेती है। सारे नवाब जो कब तक एंजॉयमेंट के लिए तवायफों के पास भागते थे वो तवायफों का बाइकआउट कर देते हैं और सारी जो कब तक एक दूसरे के खिलाफ थी वो एकजुट हो जाती है और इनकलाब का नारा लगाते हुए बाहर निकल आती है। और दूसरी तरफ पुलिस वाले भी बिब्बो जान को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और इस सीरीज की एंडिंग इतनी ट्रेमेंडस होती है कि जब आप देख के इसको एक्सपीरियंस करेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इट वाज ओवरऑल आउट क्लास सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करें